अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी यहाँ पे पत्रकार परिषद के लिए उपस्थित है मुंबई में हमारे बीच में, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस में, कार्यालय में। साथ में हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पेरुमल जी और जो हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के निरीक्षक यानी इंचार्ज भी है, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ दोनों का। उसके साथ हमारे नॉर्थ वेस्ट ओबीसी विभाग के जो जिला अध्यक्ष है रामभाऊ मेश्राम, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे दूसरे नॉर्थ मुंबई के जिला अध्यक्ष है प्रशांत परदेसी जी, उनका भी स्वागत करता हूँ। और नॉर्थ सेंट्रल की जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है प्रमोद नार्वेकर जी, उनका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और साथ में हमारे तालुका अध्यक्ष, ओबीसी विभाग के ब्लॉक प्रेसिडेंट, फिर जिला कमेटी के, मुंबई कमेटी के तमाम जो ऑफिस बेरर है वो भी यहाँ पे उपस्थित है। राजेंद्र सोनार जी उपस्थित है, पटवर जी उपस्थित है, अनिल भी उपस्थित है। तो मैं अभी सर को विनंती करता हूँ कि वो अपनी पीसी स्टार्ट करें। हाँ सर, बताइए सर, इस मुद्दे पर लेके आप यहाँ का कैसे रख रहे हैं? आज जो है मेरा सौभाग्य कि मुंबई में जो भी हमारे चुनाव चल रहे हैं, तो आज यहाँ मौजूद हमारे जो मुंबई स्टेट ओबीसी के अध्यक्ष हैं सुदर्शन मांडिक जी, और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर अथलिंगा पेरुमल जी जो महाराष्ट्र और मुंबई के प्रभारी हैं, और नॉर्थ वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे रामभाऊ मिश्रन जी, प्रशांत जी, और जितने हमारे तालुका के और जो तमाम जो हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं। मेरी आज जो है सुबह हम अंधेरी वेस्ट में अशोक भाऊ यादव जी के रोड शो में शामिल हुए। अभी इसके बाद हम लोग 179 सायोन कोलीवाड़ा गणेश कुमार यादव जी के कार्यक्रम में जाएंगे। उसके बाद YB चौहान सेंटर में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम है, वहाँ पर जाएंगे। और शाम को हम धारवी जाएंगे 178 में, जहाँ ज्योति गायकवाड़ जी चुनाव लड़ रही हैं, और मुंबा देवी जहाँ अमीन पटेल जी लड़ रहे हैं। तो ये चार आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर जाने का मेरा कार्यक्रम है। जहाँ तक सवाल है महाराष्ट्र और मुंबई का, आपको मालूम है कि ये जो चुनाव हैं 20 तारीख को, इसमें अहम फैसला महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने लेना है कि जो फिरकाप्रस्त ताकतें हैं, जो जोड़ तोड़ की राजनीति से जो MVA की सरकार है उसको गिराकर, और जो है महायुति गठबंधन जो इनका बना है, ये एक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। एक चुनी हुई सरकार को गिरा के, और ये आज काबिज हो गए हैं। आज जो है युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, महिला सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं करता है, कोई महंगाई की बात नहीं करता है, कोई भ्रष्टाचार के बारे में उस पर अंकुश लगाने की बात नहीं करते हैं। और केवल इनके पास एक ही नारा है। अभी फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो मेरा ये कहना है कि ना तो हम बटेंगे ना हम कटेंगे। हम जो है जनता को जोड़ेंगे
और विकास की राह में आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो नाथूराम गौडसे की पार्टी है भाजपा, इनका हमेशा समाज को बांटने का काम रहा है, समाज को तोड़ने का काम हुआ है। हमारी महात्मा गांधी जी की पार्टी है जो अहिंसा में विश्वास रखती है। युवाओं के लिए हमने 4,000 रुपये बेरोजगार भत्ता देने की हम बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। महालक्ष्मी योजना के तहत हम लोग जो है 3,000 रुपये हम हर महिला को देने की हमने बात करी है, ताकि जो है वो अपने आप में सक्षम रह सके। तो 5 गारंटी है हमारी। तो महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं। मुफ्त बस सुविधा की हमने जैसे कर्नाटक में की है वैसे यहाँ भी हम कर रहे हैं। किसान की बात नहीं करते ये लोग। न्यूनतम मूल्य को लेकर जो काला कानून बनाया था, आज तक न्यूनतम मूल्य का इन्होंने बिल आज तक पार्लियामेंट में पारित नहीं किया, जबकि वायदा किया था कि हम न्यूनतम जो मूल्य है, और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। 3 लाख तक का कर्जा माफ़ करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, और जो समय पे अपने लोन को भरेंगे उनको 50,000 रुपये कैश के रूप में प्रोत्साहन के रूप में देने की बात है। एक जातीय जनगणना, आप जानते हैं कि 2026 में डिलिमिटेशन होना है। जो काम 2021 में होना चाहिए था, अब इनको 2025 में शुरू करना पड़ेगा, क्यों डिलिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। राहुल जी ने कहा भी था कि आपको जातीय जनगणना करनी पड़ेगी। जातीय जनगणना करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये देख सकें कि राजनीतिक रूप से कौन पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से कौन पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से कौन कमज़ोर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कम है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास साइकिल है, किसके पास मोटरसाइकिल है। और हर समाज में, चाहे वो स्वर्ण जाति के लोग हों, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, सबके लिए सबकी गिनती की जाएगी। और उसमें जो मोदी जी कहते हैं मेरे केवल 2 वर्ग हैं, गरीब और अमीर, तो उसका पता कैसे लगेगा जब तक आप जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा। अब योगी जी तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी कहते हैं कि एक होंगे तो एक होंगे तो आप जी सेफ है। इनमें से कौन ठीक है? एक तरफ तो एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ बांटने की बात करते हैं। तो मैं तो ये मुझे लगता है कि दोनों को आपस में सलाह कर लेनी चाहिए। और किसको काटने की बात कर रहे हैं, थोड़ा उसका ब्यौरा दें हमें। और किसको बांटने की बात कर रहे हैं? इनके पास सिवाय हिंदू मुसलमान के और कोई दूसरा कोई इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, संविधान की जो कॉपी है वो राहुल जी दिखाते हैं, उसका रंग लाल है, तो कहते हैं ये अर्बन नक्सल है। अर्बन नक्सल कह के कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान की जो किताब है उसका अपमान तो हो ही रहा है, साथ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। लाल रंग हो, हरा रंग हो, रंग सारे अच्छे होते हैं, तो इनको लाल रंग से इतनी क्या तकलीफ हो गई है कि उसको हर चीज़ अर्बन नक्सल से जोड़ रहे हैं।
तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता से भी, और प्रायश्चित करना चाहिए इसके लिए कि जो उन्होंने बात कही है देवेंद्र फडणवीस ने, मुझे लगता है उनको ज्ञान नहीं है कि सुविधान की परिभाषा क्या है। ये जो देश चल रहा है संविधान की वजह से चल रहा है। अगर आप संविधान की किताब को, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम IIT, IIM, जो हमने बड़े बड़े संस्थान खोले थे, DRDO है, मैं तो सभी कह रहा हूँ, MBBS के कॉलेजेस खोले, कितने हमने जो है बहल है, इतने हमने सेंटर्स खोले, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो आपके उसके हों। हमने सब किस्म के, चाहे एयरपोर्ट हों, बंदरगाह हों, बैंक हैं, कोयले की खदानें हैं, स्टील की खदानें, उन सब पे कब्जा करना चाहते हैं। राहुल जी ने ठीक कहा कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने राजा रजवाड़ों को उनकी बकायदा उनके पैसे बांध देते थे, भाई इतने पैसे लो महीने के और सरकार हमें सौंप दो। आज देश के अंदर जो हैं अडानी और अंबानी, जितनी भी देश की मिनरल्स हैं, चाहे वो गैस की माइंस हो, चाहे वो स्टील की माइंस हो, चाहे वो कोयले की माइंस हो, चाहे आपका HAL हो, HAL जहाँ पर अभी रिलायंस को इन्होंने दे दिया जहाज बनाने का, फाइटर जहाज बनाने का, जबकि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ये जिस तरीके से आज जो कांग्रेस ने 70 साल में, कांग्रेस ने कहते कुछ किया ही नहीं, तो ये IIT, IIM, ये इतने MBBS के कॉलेज वगैरह किसने खोले? रेलवे स्टेशंस को बेचने लग रहे हैं, एयरपोर्ट्स को बेचने लग गए हैं, बंदरगाह को बेचने लग रहे हैं। तो आज जो है देश के अंदर जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं, उससे जो है ऐसा लगता है कि देश की जो जनता है वो अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है और बहल है। पूरा कब्जा जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय 2-3 कंपनियां जो हैं वो देश की सारी दौलत के ऊपर, और समय ऐसा आ जाएगा कि सब कुछ गिरवी कर रख देंगे इनको। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था, ऐसे ही ये 2-3 लोग जो हैं ये सरकार पे कब्जा करने का एक षड्यंत्र है। तो राहुल जी, कुछ हमारे राजा महाराजाओं के जो परिवार के लोग थे वो इस बात से बड़े खिन्न हैं कि राहुल जी ने गलत बात कह दी। गलत बात कहाँ कही? आपस में लड़ा के बांटने का काम तो अंग्रेजों ने किया था, और वही काम ये कर रहे हैं आजकल। पिछड़ा वर्ग। लेकिन सर ये सब बातें जो है देश की बातें हैं, हम बात करें महाराष्ट्र की बात करें। नहीं, महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा। मैं महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र में मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको हमने महालक्ष्मी योजना आपको मैंने बता दिया मैंने। ये तो उनकी बात, और उनका कहना है कि पहले हमने शुरू किया 1500 रुपये देने का, अब कांग्रेस बोली हम 3000 देंगे। चलिए ऐसा है, कह रही कि हम ये करेंगे, अब फिर हम फ्री करेंगे। पहले हमने ST बस 50% कर दिया महिलाओं को, तो अब कांग्रेस ये दावा करे कि हम फ्री कर देंगे महिलाओं को, ये सब कह रहे। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, हम तो पूरा फ्री कर रहे हैं, वो तो 50% कर रहे हैं। और क्या उन्होंने बेरोजगार भत्ता वो दे रहे हैं? हमने बेरोजगार भत्ता दिया है। हमने 25 लाख रुपया, हम जो है 5 गारंटी है हमारी, 25 लाख रुपए हम दे रहे हैं। किस बात के? इलाज करने के नाम के ऊपर। परिवार सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपया हम दे रहे हैं। और जो जाति जनगणना हम करवा रहे हैं, क्या ये जाति जनगणना करने के बारे में हाँ भर रहे हैं? क्या 50% की जो दीवार है, तो आरक्षण 50% तक सीमित था, क्योंकि जब जाति जनगणना करेंगे तो जाहिर है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका अधिकार, तो ये दीवार तो तोड़नी पड़ेगी। उसके लिए राहुल जी कह रहे हैं। इसके अलावा
3 लाख कर्जा जो है हम लोग किसानों को माफ़ कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं? वो पूंजीपतियों का तो लाखों करोड़ों रुपए माफ़ कर देते हैं, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो कर्जा माफ़ करने की बात नहीं करते हैं, और बेरोजगार भत्ता की बात ये नहीं करते हैं। देखो जी, एक कहावत है, पानी की एक बूंद तवे पर पड़ती है तो वो मिट जाती है, गुलाब के फूल पर पड़ती है तो चमकने लगती है, मोती दिखती और अगर शिल्प में गिरती है तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। तो इनकी जो कुसंगत है ये देख देश को लेकर डूब रही है। जो तीनों जो ये गठबंधन हुए हैं ये ठग बंधन है। ये जो 3 हुए हैं, आप देखिए शिवसेना जो है, शिंदे जी का बैकग्राउंड देख लीजिए आप, क्या बैकग्राउंड था। आज ऑटो ड्राइवर थे। आप आजकल जो है करोड़ों लाखों में खेल रहे हैं, किसकी बदौलत बने थे? रिक्शा ड्राइवर थे। किसकी बदौलत बने थे? उद्धव जी की वजह से बने थे। रिक्शा ड्राइवर और आपके अजीत पवार जी, शरद पवार जी की उनके आशीर्वाद से आज वो इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बीजेपी, तो बिल्ली वाला काम कर रही है। टिकटें ज़्यादा किसने ली हैं? करीबन 150 के आसपास तो यही ले गए टिकटें। इनको क्या दिया? इनको तो बस थोड़ा इनको दे के इनको खुश कर दिया। सर, बात करें चुनाव की, तो पिछले इलेक्शन में राहुल गांधी ने संविधान न्याय के तहत मुंबई में आए थे, जिसका अच्छा असर एमवीए को मिला था। इस बार भी राहुल गांधी आके गए, क्या लगता है कितना असर उसका पड़ेगा इसे? देखो जी, राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक ही बात उनके बारे में कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं तो आम आदमी से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और जगह जगह जो है सेमिनार्स कर रहे हैं, जहाँ पर एनजीओज आ रहे हैं, और बड़ी बड़ी जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। और उनसे इंटरेक्शन करने के बाद जो बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? शिक्षा की दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? स्वास्थ्य की दिक्कत है। इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करेंगे। राहुल जी स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। तो वो जो बात है वो जनता के सीधा जाकर जो जनता से एक जोड़ने की बात करते हैं, जनता को जोड़ने की बात करते हैं, ये जनता को तोड़ने की बात करते हैं। इतना फर्क है। एक तरफ महालक्ष्मी योजना है, दूसरी तरफ लाडली बहन है। कुछ दिन पहले आपके नेता ने स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग ये वाली स्कीम बंद करवा देंगे, लाडली बहन वाली, और अभी बोल रहे हैं महालक्ष्मी योजना हम लेकर आ रहे हैं। कितना असर होगा इसका? मुझे तो लगता नहीं किसने कहा था कि हम बंद कर देंगे। किसी ने नहीं कहा था बंद कर देंगे। ये तो इनका खुद का प्रोपेगेंडा है। संजय राउत ने कहा था। संजय राउत ने कहा। संजय राउत, देखिए जी, हमारा गठबंधन है और गठबंधन में केवल संजय राउत जी नहीं आते हैं, उसमें शरद पवार जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, इधर जो है उद्धव ठाकरे भी जी हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा। तो एक व्यक्ति के कहने से कोई वो बाइबल नहीं बन जाती है। तो हमारा तो, हम तो बात करते हैं। आप देखिए हमारी जिस तरीके से इन्होंने हेमंत सोरेन को, एक मुख्यमंत्री को जेल में किस लाखों के अंदर डाल दिया, ये कहाँ का ज्ञान है? अभी आपके जो हैं हर एक के साथ ये कर रहे हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, आप बताइए मेरे को, क्या अगर हम कह रहे हैं कि भाई ईवीएम मशीन की बजाय आप बैलेट पेपर से करा दीजिए, तो उनको क्या तकलीफ है? यहाँ तक भी हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि भी हम भले ईवीएम से जीते हैं, लेकिन एक बार लोगों की शंका तो दूर होनी चाहिए। लोगों का आज भी शंका है। और एलन मास्क से बढ़ के तो कोई आदमी नहीं है ना। उन्होंने ये कह दिया,
कि इसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो बताइए फिर क्या दिक्कत है इनको? इलेक्शन कमीशन क्यों उनके इशारे पर नाचती है? इन्होंने डीजीपी बाद में चेंज किया, पहले झारखंड का पहले चेंज कर दिया था, लेकिन जब प्रेशर पड़ा, जब दबाव पड़ा जनता के बीच में, जब इनकी थू होने लगी इनकी, तब जाके इलेक्शन कमीशन ने जो यहाँ का डीजीपी की जो लेडी है उसको बदली यहाँ से। लक्ष्मी शुक्ला। हाँ, सर आप कुछ कहें? एक क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर का जो ओबीसी का, उसको हम रेज करने की बात करेंगे। 8 लाख 2017 में हुआ था, उसको पूरे जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनेंगी वहाँ क्रीमी लेयर की लिमिट हम बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने झारखंड में 10 लाख हमने वायदा किया है, एक तो ये था। दूसरा ये जो महिला आरक्षण जो है, वो जो जिसमें ओबीसी महिलाओं को एमएलए और उसमें जो है अपने नगर निगम में, वहाँ तो नगर निगम में तो मिल रहा है, लेकिन एमएलए और एमपी में नहीं मिल रहा। तो उसकी लड़ाई भी हमारी ओबीसी विभाग लड़ता रहेगा। हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट का ये भी मंशा है कि ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट बने, ताकि उसके लिए अलग से बजट हो। तो ओबीसी, क्योंकि ओबीसी की बात कहना भी बहुत ज़रूरी है हायर एजुकेशन के अंदर। और सबसे जो बड़ा कारण है क्रीमी लेयर बढ़ाने का, कि उसमें ये कर देते हैं NFS, नॉट फिट फॉर सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि 8 लाख की आप 2017 में जो तनख्वाह थी, आज क्लास 4 के जो कर्मचारी है उसकी तनख्वाह भी करीबन 50-55 हज़ार रुपये है। क्लास 4 के कर्मचारी की भी 50 हज़ार के आसपास है। तो 8 लाख के दायरे में तो वो क्लास 4 का कर्मचारी भी आ जाता है। तो क्रीमी लेयर को भी हम बढ़ाने की बात करेंगे। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे चुनाव के लिए? मेरी एक ही अपील है कि फिरका प्रस्त ताकतों को हराने के लिए और महाराष्ट्र को एक स्वच्छ और जहाँ शिक्षा हो, जहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं हों, जहाँ पर भाईचारा हो, और नफरत की दुकान बंद करके और प्यार और सद्भाव, हाँ, मोहब्बत की दुकान वो खोल सकें हम, जहाँ पर आपस में टकराव ना हो और हम बांटने की ना बात करें, जोड़ने की बात करें।